चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट किए थे और ये जो है आपका 14 वीडियो आ गया था। ये आज का आपका 15वां वीडियो होने वाला है और ये 15/4/2018 का पूछा हुआ प्रश्न है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको ज्ञान बिंदु के जीके के बुक में एकदम सीरियली वे में मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका नंबर नहीं बढ़ पा रहा है सेट में, 10 से 15 नंबर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये डेली प्रैक्टिस सेट आप देखिए और इससे आपको फायदा भी होगा। जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसका दरोगा का बहाली बहुत जल्द ही आने वाला है। सोर्स से पता चला है कि मात्र 1399 ही सीट आने वाला है, यानी 1400 के करीब, लेकिन हो सकता है कि सीट आपको इजाफा देखने को भी मिले। तो चलिए हम लोग बिना देरी का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास को। यहाँ पर दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर से आमतौर पर फार्मूला आपको पूछा गया है। बात करिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो याद रखिएगा एक दोस्तों होता है जिप्सम। क्या बोलिएगा? जिप्सम होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? बोलिएगा CaSO4 इंटू बोलिएगा 2H2O होता है। जब इसको गर्म करके, क्या बोलिएगा दोस्तों, जब इसको गर्म करके यहाँ पर से 2H2O होता है। क्या होता है? 2H2O, ठीक है, 2H2O होता है। अच्छा, जब इसको गर्म करके दोस्तों, इसको गर्म जब कीजिएगा, इसका जो है डेर अणु बाहर निकल जाता है। क्या दोस्तों? बोलिएगा डेर अणु जो है बाहर निकल जाता है। डेर अणु बाहर निकलने के बाद आपका क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बोलिएगा? हाफ H2O इनका बनता है, ठीक है, हाफ H2O बनता है। तो यही आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि जिप्सम से जब आप डेर अणु निकाल लेते हैं तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई बार इनका निर्माण भी होता है, जैसे आपका कोई भी मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने में इनका निर्माण किया जाता है, और शैल चिकित्सा के रूप में भी, पट्टी बांधने के रूप में भी इसका निर्माण किया जाता है। अच्छा, और जो है याद रखिएगा पूछा जाता है आपको, छत का दीवार जो बनता है उसको चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा CaO। क्या दिख रहा होगा? CaO। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना के नाम से भी इनको जानते हैं। यहाँ पर है CaCO3, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, ये सब कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तो ये आपका हो गया परमाणु का नाभिक, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ये होता है न्यूक्लियन। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। और इसी के अंदर जो है, याद रखिएगा इसी के अंदर जो है क्या होता है, तो आपको ध्यान देनी है, इसी के अंदर होता है आपका, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी के अंदर होता है, ठीक है। और इसके जो है बाहरी और जो चक्कर लगाता है, जैसे यहाँ पर हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया, इसका जो बाहरी चक्कर लगाता है, ये बाहरी चक्कर आपका कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ नाभिक में पूछेगा तो नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। बात आता है यहाँ पर प्रोटॉन का। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा प्रोटॉन का खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने। किसने दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो याद रखिएगा आंख के जो है रेटिना के भाग पर जो है आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है एग्जाम में देखने को मिला है। अच्छा, और इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कोर्निया दिख रहा होगा। तो कोर्निया याद रखिएगा, जब भी मनुष्य नेत्र दान करता है तो कौन सा भाग दान करता है? तो कोर्निया जो है दान करता है। आइरिस पर क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश का नियंत्रण होता है। क्या बोलिएगा? प्रकाश का नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो प्रयास का नियंत्रण जो है आंख के किस भाग पर होता है? तो याद रखिएगा आइरिस पर भाग होता है। तो यह सब चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आंख के लेंस में जो है कौन सा लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या दोस्तों? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये सभी को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड में जो उपस्थित होती है कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखती है? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा MgCl2, और इसमें जो है 6 अणु जल के भी रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम हेक्सा हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या की बात कीजिएगा तो कितना होता है? 12 होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, यानी कि फास्फोरस का जो है कौन सा अयस्क नहीं है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ग्रेनाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है। फास्फोरस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि अप्रूप होते हैं, तो याद रखिएगा 3 अप्रूप होते हैं। एक होते हैं लाल फास्फोरस, क्या होते हैं, लाल फास्फोरस होते हैं। एक आपका होता है श्वेत फास्फोरस, और एक होता है कार्बनिक फास्फोरस। क्या बोलिएगा, कार्बनिक फास्फोरस। तो ये तीनों फास्फोरस होते हैं। जैसे लाल फास्फोरस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा दिया सलाई के रूप में हम लोग इसका करते हैं, लाल फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस का कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा चूहा जो मारने की दवा होती है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो श्वेत फास्फोरस का। और कार्बनिक फास्फोरस का हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा पीड़ानाशक दवा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए, आपको लग रहा होगा कि 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा क्लास जो आपका 14 हुआ था, यानी 14 हुआ था, उसमें हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। तो हम क्लास वाइज ही देख रहे हैं, एक दिन में 50 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझने में भी ठीक लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर के बेग का अर्थ होता है। देखिए बेग का अगर बात करिएगा तो एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, बेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 72 को किलोमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। अगर याद रखिएगा आपको किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाना है। अगर छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करेंगे, और अगर बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना करेंगे। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से 18 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड आपका वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, यानी कि जड़त्व दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व जो है याद रखिएगा उतना ही अधिक होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, याद रखिएगा द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनका एसआई मात्रक भी क्या होता है, केजी ही होता है। ठीक है, केजी। तो ये सब चीज को एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। देखिए गतिज ऊर्जा, ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गतिज ऊर्जा, एक होते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं, और एक आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां एम जो है आपका द्रव्यमान हो जाएगा और भी आपका वेग हो जाएगा। वहीं अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसका होता है दोस्तों एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच होता है। जैसे एम आपका द्रव्यमान हो गया, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और एच आपका हाइट हो गया। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है, तो ये आपका यकृत करता है। क्या करेगा, यकृत करेगा, जा इसकी को हम लोग लीवर भी बोलते हैं और इसी को हम लोग जिगर भी बोलते हैं। तो ये सब चीज एक ही शब्द के लिए है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। यकृत याद रखिएगा मनुष्य का क्या होता है दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं कि गोदाम होता है। कोई भी चीज अगर बोलेगा स्टोर कहाँ पर होता है, तो वो यकृत में ही होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पेनक्रियाज होता है, इनको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ये एक याद रखिएगा मनुष्य शरीर का जो है मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, यानी कि मूल द्वारा, यानी कि यहाँ पर बोल दिया जड़ द्वारा। तो जड़ इसमें से देख लीजिए कौन हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हम लोग क्या बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं। सलकंद एक प्रकार का क्या हो जाता है, आपका जड़ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि तना और जड़ में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा जैसे तना आपका हो गया आलू हो गया, आपका क्या हो गया हल्दी हो गया, आपका क्या हो गया याद रखिएगा अदरक हो गया, ये सब आपका तना होता है। और आपका जड़ में क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, सलकंद हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। तो ये सब एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या होता है, जड़ होता है। तो यहाँ पर से तना और जड़ को पहचानने का एक ही नियम है कि जिससे आप पौधे उपजा सकते हैं उसको हम लोग तना बोलते हैं। जैसे आलू को रोप के आप आलू उपजा सकते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। लेकिन गाजर को रोप के आप गाजर नहीं उत्पादित कर सकते, इसीलिए इनको हम लोग जड़ बोलेंगे। तो यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, यानी कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया से कौन सा प्राप्त नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, जो नहीं होगा वो पता चल जाएगा। तो एक होता है आपका सोडियम, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये तीन ही तत्व होते हैं जो कि याद रखिएगा विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर से लोहा नहीं हो जाएगा, लोहा का क्या होता है, एफ होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम और
कैल्शियम जो है याद रखिएगा विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा तत्व प्राप्त होता है, लेकिन याद रखिएगा लोहा जो है तत्व प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस यौगिक के अणु जो है संगति 40 है, यानी कि 40 आपको निकालना है कि किसका है। तो यहाँ पर से बात करते हैं, सबसे पहले आपका है ऑप्शन में NaCl। तो यहाँ पर से सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 23 हो जाएगा। क्लोरीन का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 35.5 हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर से इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। तो ये तो 40 आपका नहीं पूरा, तो ये खत्म हो गया। NaOH है, क्या है दोस्तों, NaOH। Na का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 23 16 कितना हो गया, 39 1 40, यानी 40 इसका पूर गया। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखनी है। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण लवण। क्या बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं। और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने बता दिया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बूझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बिझा हुआ चूना। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों, बोलिएगा, कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। देखिए अणु बोल दिया और 1 मोल के बराबर हो जाएगा, तो ये होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23 मोल के बराबर होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1967 में। कब किया गया था, 1967 में इनको लागू किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर याद रखिएगा एक प्रकार का हृदय को मतलब रूपांतरित करता है, तो हृदय से संबंधित हो जाएगा। पेस मेकर ऐसे नोड की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा ये प्रकार होता है, ऐसे नोड होता है। और आपका क्या होता था, हीज ऑफ बंडल होता है, बंडल ऑफ हीज, या बोल सकते हैं हीड ऑफ बंजल। और दोस्तों आपका एक पुरकिंजे का नियम भी इसमें लागू होता है। तो ये पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। अच्छा, हृदय के याद रखिएगा, हृदय में जो मतलब की गति को प्रारंभ करते हैं, या इसका मतलब कि बोल सकते हैं बीमारी की जानकारी जो हम लोग करते हैं, ईसीजी से प्रयोग करते हैं। ईसीजी का प्रयोग करते हैं इनके जानकारी के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा, हृदय के याद रखिएगा चारों ओर जो मतलब कि झिल्ली परे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलेंगे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणें में कौन से हमें बचाती है। यानी कि सूर्य से आती हुई जो परावैंगनिक किरणें को एक ही बचाती है, वो आपका कौन हो जाएगा, ओजोन परत हो जाएगा। क्या बोलिएगा, ओजोन परत। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा O3 होता है। क्या होता है, O3। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओजोन परत के लिए एक दोस्तों प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेंगे। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। 16 सितंबर हुआ था। कब दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाएंगे, ओजोन दिवस मनाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। अभी तुरंत हमने बताया कि एनर्जी यानी ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। और एक आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा उसको कहते हैं कि जिसमें याद रखिएगा गति हो। और स्थितिज ऊर्जा उसको कहते हैं कि जो आपकी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन ला दे, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जैसे आपका हो गया चलता हुआ पानी। क्या दोस्तों, चलता हुआ पानी जो है आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। मतलब कि चलता हुआ धनुष, जो भी जिसमें भी गति होगा वो गतिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आपका बांध का पानी हो गया, एक मतलब स्थिर है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। खींचा हुआ धनुष, इसका उदाहरण ज्यादा आता है, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष याद रखिएगा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन चलता हुआ धनुष एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जब द्विनिषेचन हो जाएगा पुष्प में, तो ये आपका आवर्त बीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्त बीजी हो जाएगा। और आवर्त बीजी में क्या होता है, तो याद रखिएगा 3x होता है, यानी त्रिगुणित हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही बात करेगा दोस्तों क्या मतलब कि बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, तो याद रखिएगा मतलब कि अगुणित होता है। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है, यानी कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का जो नियंत्रण करती है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है कोशिका, जीवित कोशिका। तो याद रखिएगा कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने याद रखिएगा 1665 ईस्वी में लगभग खोज किया था कोशिका का, और इसने मृत कोशिका का खोज किया था। अच्छा, मृत कोशिका का जो खोज किया था, किसमें मृत कोशिका का खोज किया था? तो याद रखिएगा कॉर्क के कैम्बियम में। किसमें दोस्तों? कॉर्क में। ठीक है। अच्छा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा लुवेन हॉक ने। किसने किया था? तो लुवेन हॉक ने। तो ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विभवांतर मापा जाता है, यानी कि विभवांतर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर को मापते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं। धारा को हम लोग करंट बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वोल्टामीटर दोस्तों ये एक ही चीज हुआ। वोल्टामीटर से कुछ नहीं। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि कम ताप का धारा बोल सकते हैं, और दोस्तों इसकी मात्रा को मापते हैं। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? यानी कि विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर याद रखिएगा एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा होता है, और इसको हम लोग किसमें बदलते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो है आपका इसका जस्ट उल्टा होता है डायनमो। डायनमो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस जीव के कसाप पाया जाता है? यानी कसाप का मतलब हुआ फ्लैजिला। फ्लैजिला बोल सकते हैं कि एक जंतु का होता है दोस्तों, मतलब कि जंतु जगत के संघ का एक मस्त प्रचलन अंग होता है। वो किसका होता है? युगलिनों को। ठीक है। याद रखिएगा युगलिनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा युगलिनों का प्रचलन अंग होता है फ्लैजिला। अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है? तो याद रखिएगा कूटपाद होता है। पैरामीशियम का क्या होता है? तो याद रखिएगा सिलिया। तो ये सभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रसोई गैस मुख्यतः होती है। तो रसोई गैस में मुख्यतः कौन होते हैं? मीथेन गैस होते हैं। तो याद रखिएगा। और इसमें जो पेट्रोलियम का प्रयोग किए जाते हैं एलपीजी का, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग करते हैं किसका? तो याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्या दोस्तों बोलिएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का इसमें प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, याद रखिएगा रसोई गैस में जो मुख्यतः मीथेन का प्रयोग करते हैं या ब्यूटेन और प्रोपेन का, इसमें एक प्रकार का गंध आता है। वो गंध किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा मिथाइल मरकेप्टन। क्या बोलिएगा? मिथाइल मरकेप्टन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का कौन सा घटक है ऑक्सीजन पहुंचाने का? एकमात्र कार्य किसका है? आरबीसी का। यानी कि आरबीसी, आरबीसी का होता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इरिथ्रियोसाइट बोलते हैं इसको। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका काम है याद रखिएगा, मतलब कि ऑक्सीजन में, शरीर के अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकालना। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? प्लेटलेट को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? प्लेटलेट को बोलेंगे। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों का योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। यानी कि रासायनिक तत्व है उसका दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता हम लोग किस पे लगाते हैं? तो याद रखिएगा संयोजकता से लगाते हैं। मान के चलिए NaCl है दोस्तों। ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड हमने एग्जाम्पल लिया। तो Na का कितना होता है? तो बोलिएगा 11। इसको लिखने का संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 8 और 1 हो जाएगा। यही अगर Na पर एक दोस्तों धन आवेश आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 2 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं Cl का कितना होता है? तो बोलिएगा 17 होता है। यानी 2 8 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जब Cl में दोस्तों एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तब ये कितना हो जाएगा? तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी एक बढ़ जाएगा। तो यह सब चीज याद रखिएगा। ये सब जो योग का प्राप्त होता है ये संयोजकता से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? यानी प्राणी कोशिका कहने का मतलब हुआ जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कौन चीज नहीं पाया जाएगा? तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडी तो पाया जाता है, सेंट्रियोल दोनों में पाया जाता है दोस्तों। सेंट्रियोल सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर से सेल भित्ति का मतलब होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति याद रखिएगा सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं? तो सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानी मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगा, 46, जिसको कि हम लोग बोलेंगे 23 जोड़ा। 23 जोड़ों में याद रखिएगा 22 जोड़ा तो सभी में समान होता है, और 2 जोड़ा याद रखिएगा, मतलब एक जोड़ा जो आपका बच गया, यानी एक्स और वाई, ये दोस्तों लिंग निर्धारण के लिए जाने जाते हैं। तो ये चीज भी एकदम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। यानी कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कठोर जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कठोर जल। देखिए जल जो है दो प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, एक होते हैं मृदु जल, एक होते हैं मृदु जल यानी सॉफ्ट जल, एक होते हैं कठोर जल। कठोर जल किसको बोलेंगे, कठोर जल में यानी कि साबुन के झाग नहीं देंगे उसको हम लोग कठोर जल बोलेंगे। और मृदु जल में याद रखिएगा अगर साबुन का झाग दे दिया तो वो आपका मृदु जल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जो है हमेशा कठोर जल में ही देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रक्त का कौन सा अवयव शरीर का मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। यानी कि शरीर का कौन सा अवयव है जो शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप इस तरह का होता है, इसके अंदर याद रखिएगा इस तरह का होता है, तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जैसे आपका हो गया मृग मरीचिका। सुने होंगे ऑप्शन में कई बार मृग मरीचिका का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अभी आप सुने होंगे ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किसका होता है, तो याद रखिएगा इसका उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। अपवर्तन का उदाहरण क्या होता है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज पानी में डूबा रहेगा तो वो हमेशा याद रखिएगा अपवर्तन का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप सुनिएगा हमारी बातों को ध्यान से, जैसे बोलेगा कि एक बाल्टी में सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, यानी कि बोल सकते हैं जिसमें भी पानी का काम आया वो आपका अपवर्तन हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा एक होता है आपका ऑक्सीकरण और एक आपका होता है अपकरण। क्या बोलिएगा, अपकरण। अच्छा ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुटना होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना होता है अपकरण। यानी कि हाइड्रोजन का होता है हटना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का होता है जुटना और अपकरण। तो ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6। यानी कि इसका अनुपात की बात करेगा तो 1:2:1 होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी जो है याद रखिएगा मेंडलीफ ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, दमेत्री मेंडल ने तैयार किया था। और इनका जो याद रखिएगा कहाँ के थे, तो रूस के थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आवर्त सारणी जो इसने दिया था मेंडलीफ ने, इसने याद रखिएगा किस आधार पर दिया था, तो आप बोलिएगा परमाणु द्रव्यमान पर। किस पे बोलिएगा, परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं या तो परमाणु भार, एक ही चीज है। इस पे आधारित दिया था। अभी जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा मोसले ने। और ये जो है किस पे है दोस्तों, बोलिएगा परमाणु संख्या पर है। किस पे है, परमाणु संख्या पर है। तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्लेट रूपांतरित होता है। तो स्लेट एक प्रकार का बोल सकते हैं कि कयांतरित चट्टान है। क्या है, कयांतरित चट्टान है। और ये जो है याद रखिएगा सेल का रूपांतरित होता है। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आग्नेय चट्टान, एक होते हैं रूपांतरित चट्टान, और एक आपका सॉरी एक होते हैं आग्नेय चट्टान, एक अपसादी चट्टान, और एक आपका रूपांतरित चट्टान। इसको हम लोग कयांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो स्लेट जो है आपका सेल का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान है, और ये एक प्रकार का अपसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। तो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखिएगा राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल की चर्चा संविधान के किसने अनुच्छेद में है, तो 153 अनुच्छेद में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपका आता है 167 आर्टिकल जो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया। और ये आपका 1275 मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल। बिहार का राज्यपाल जिसका भी विधानमंडल उस राज्य के संबंधित विधानमंडल में सबसे बहुमत दल का नेता होता है, उसको याद रखिएगा राज्यपाल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत की द्वितीय राजभाषा कौन है। तो भारत की अगर द्वितीय राजभाषा की बात करेगा तो वो उर्दू हो जाएगा। वहीं अगर प्रथम बात करिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बिहार का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को। कब दोस्तों, 22 मार्च 1912 को ये बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। उस समय इसमें जो है याद रखिएगा उड़ीसा सम्मिलित था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बिहार का राजकीय
बोल सकते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा, तो राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। राजकीय पशु अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राजकीय राजकीय पक्षी अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा गोरैया। क्या हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये उस समय के क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उस समय सुशील कुमार मोदी थे। अभी आपको बताना है कि बिहार के वर्तमान मुख्य उप मुख्यमंत्री कौन है, ये चीज एकदम आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो ये था आप ही रेडियो। अच्छा, विश्व रेडियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। एक होता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, एक होता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। क्या बोलिएगा? रेडियोग्राफी। तो इसमें आपको सस्पिशन नहीं करना है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 नवंबर को मनाते हैं। तो ये दोनों डेट को एकदम ध्यान देना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी? तो 1 रुपये का नया नोट घोषणा की गई थी। अच्छा, अभी जो है आपका वर्तमान में कितने नोट है? रेलवे में उस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका होता है 10 रुपया का नोट होता है, 20 रुपया का नोट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 50 रुपया का नोट होता है, 100 का होता है, 200 का होता है और आपका 500 का होता है। 2000 का बंद हो गया। तो 10 रुपया के नोट में किसका है? तो याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का फोटो। ठीक है, याद रखिएगा। 20 रुपया के नोट पे किसका है? तो एलोरा के गुफा का है। किसका दोस्तों? एलोरा के गुफा का मंदिर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 50 रुपया में क्या है? तो हम्पी का रथ है। क्या है? हम्पी के रथ का है, पत्थर से बना रथ का फोटो है। 100 रुपया में क्या है और 200 रुपया में क्या है और 500 रुपया में क्या है? 100 रुपया में क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा रानी की वाव है। क्या दोस्तों? रानी की वाव है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 200 रुपया में क्या है? तो सांची स्तूप है। क्या है? सांची स्तूप है। और 500 में क्या है? लाल किला है। एक आपका जो अभी बंद हो गया 2000 रुपया का नोट, उस पे किसका था? तो याद रखिएगा मंगलयान का था। तो ये सब रेलवे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? वो बिहार के थे। तो याद रखिएगा, इनका रामनाथ कोविंद की बात करिएगा तो ये इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक कार्यकाल था भारत के राष्ट्रपति के पद पर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तभी हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलिएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा द्रौपदी मुर्मू उससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, किस राज्य के? तो याद रखिएगा झारखंड के। कहाँ के? झारखंड का था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत एक है, भारत एक प्रकार का बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ पर से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। क्या बोलिएगा? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब हुआ कि सभी जाति जो है, सभी धर्म समान है, वही इसी को हम लोग भारत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? यानी कि विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी है और वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और जो है बोल सकते हैं कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? IBRD हो जाएगा। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विश्व व्यापार संगठन, इसका बोल विश्व व्यापार संगठन का बोल सकते हैं कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को इनका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करेगा तो ये जनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कि हम लोग यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ में याद रखिएगा अभी वर्तमान में 193 देश सम्मिलित हैं। सबसे लास्ट देश कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूएनओ का गठन कब हुआ था? बोलिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। कब बोलिएगा? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करेगा तो मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो बोलिएगा हडसन नदी के तट पर है। किस पे है? हडसन नदी के तट पर है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी उस समय करंट अफेयर का था, तो ये चीन से संबंधित हो जाएगा। चीन से ही सबसे बड़ा दूरबीन, दूरदर्शी को दूरबीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन जो है याद रखिएगा भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर जो है भारत के साथ ये अपना सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो विलुप्त हो जाएगा मोआ। ठीक है, न्यूजीलैंड का अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, ये भी आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है न्यूजीलैंड से, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कीवी पक्षी। कौन दोस्तों? कीवी। कीवी पक्षी एक प्रकार का उड़नहीन पक्षी है, जिस तरह शुतुरमुर्ग है उसी तरह है, लेकिन याद रखिएगा सबसे छोटा पक्षी कौन हो जाएगा? कीवू हो जाएगा। और ये मात्र न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं और ये अलग जगह के राष्ट्रीय मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब कि ये
अनुकूल परिस्थिति के नहीं पाए जाते हैं, तो ये न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय पक्षी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व महिला दिवस, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जानते हैं। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ एकदम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। टीआरपी याद रखिएगा, ये जो है मीडिया लोग से संबंधित होता है। मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अगर इसका टीआरपी घटेगा तो इसका याद रखिएगा पूरा जो है चैनल के माध्यम से इसका कमाई पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी उल्टा-पुल्टा घटना करते रहते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो ये हो जाएगा आपका लीग ऑफ नेशन। क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन का गठन 1920 में आया, लेकिन याद रखिएगा 1946 में ही ये भंग हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है शिशु मृत्यु दर से। किसका दोस्तों? शिशु मृत्यु दर से ये आपका समुदाय का स्वास्थ्य पता चलता है कि कितना आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नेपा नगर है, तो ये कागज उद्योग से है, यानी न्यूज फैक्ट्री, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्धों से। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिंदुओं के दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंदुओं के हम लोग बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ को क्या बोलते हैं? रामायण या तो बोल सकते हैं महाभारत। ये चीज दोनों याद रखिएगा। जैनों को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा जून को जैनों को बोलते हैं, याद रखिएगा कल्पसूत्र या भगवती सूत्र। क्या बोलेंगे? कल्पसूत्र या भगवती सूत्र जो है इसके धार्मिक ग्रंथ है। मुसलमानों का क्या हो जाएगा? यानी ईसाई का क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला आपका प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आपके बीच आ जाएगा कल। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले आपका जो है रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, तो उसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कुछ दिन के लिए रुक गया था, लेकिन कल से जो है आपको प्रत्येक टाइम पर मिलेगा। और छठ पूजा के बाद आपका आरपीएफ का भी टोटल प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज हम आपको करवा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।